बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, कल ISI हेडक्वार्टर में सिविल अस्करी इजलास हुआ, मुलाकात रही, भरपूर मुलाकात थी। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। आज इसके प्रोग्राम में इस मुलाकात के ऊपर बात भी करेंगे और इस मुलाकात में अफ़गान अमन अमल के किरदार के ऊपर भी बात की गई। जहाँ मुल्की सिक्योरिटी की बात की, वहाँ अफ़गान अमन अमल की बात की गई और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनके ऊपर बात की गई और साथ ही साथ इस मामले पर भी बात की गई कि पाकिस्तान में अमरीका का कोई फ़ौजी अड्डा नहीं है, किसी किस्म की कोई मुआवनत नहीं है और ना ही पाकिस्तान की जो सरजमीन है किसी के लिए इस्तेमाल होगी। साथ ही आज बात करेंगे चौधरी निसार के हवाले से, क्योंकि अरसे दराज के बाद चौधरी निसार जो हैं वो सियासत में हमें नजर आए और कल उन्होंने हल्फ उठाने के लिए लाहौर की रवानगी भी पकड़ी। लाहौर पहुंचे भी लेकिन हल्फ नहीं ले सके। आखिर वजह क्या साबित हुई और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने वजीर आजम साहब को बहुत सारे मशवरे भी दे दिए। उन मशवरों के ऊपर भी बात करेंगे और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इशाया दिया गया और उसकी अहम डेवलपमेंट ये है कि PP और ANP को इत्तेहाद में वापस लाने की दावत भी दी गई और कहा गया कि वापस आएँ तो देखना ये है कि वो वापस आते भी हैं या नहीं आते और उनका क्या किरदार होगा, क्योंकि बहुत सारे खदशात हैं इन तमाम बड़ी जमातों को एक दूसरे के साथ। और बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने हुकूमत के ऊपर बड़ी खुल के और वाज़ेह तनकीद की है, क्योंकि गैर मुल्की कर्ज़ों का हजम जो है $116 अरब से तजावुज़ कर चुका है और जहां कर्जे बढ़ गए वहां महंगाई बढ़ गई। बजट भी आने वाला है तो किस तरीके से कर्जों की वापसी होगी और किस तरीके से इन तमाम चीज़ों से निपटा जाएगा। तो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जो PTI अशराफिया है इसने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है और एक किस्म का मुआशी बहरान जो है मुल्क में जन्म ले चुका है। और साथ ही साथ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे, होते हैं या नहीं होते। रिंग रोड के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि रिंग रोड का जो स्कैंडल है वो एक बड़ा स्कैंडल है, मेगा स्कैंडल है इस गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन उससे पहले नैब को दिए जाने की बात की जा रही थी। अब उस स्कैंडल को दे दिया गया है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। तो देखते हैं कब तक ये इसके सामने आएंगे। कोरोना सूरत हाल पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में आज चौधरी खादिम अली मांडला साहब मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। मांडला साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सबसे पहले तो ISI हेडक्वार्टर में सिविल अस्करी इजलास के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी भरपूर किस्म की मुलाकात रही और एक पेज पे सारे नज़र आए और वफाकी वज़रा भी वहाँ पर मौजूद थे, सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। कल बड़ा अहम इजलास था ISI हेडक्वार्टर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस मिनिस्टर और ख़ारजा मिनिस्टर, दाखिला, इत्तलात और उधर से जनाब तीनों मसल्ह अफवाज के चीफ सरबराहान मौजूद थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और ISI चीफ। तो बड़ी अहम मीटिंग थी। उसकी वजह कि जो खित्ते की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जैसे अफ़गान पीस प्रोसेस चल रहा है और अमेरिकन जो है ना वो दस्ते वहाँ से निकल रहे हैं और निकलने के साथ साथ जो ख़बरें या बयानात अखबारों के ऊपर बाहर से मीडिया से जो ख़बरें आ रही हैं तो वो तो यही बताते हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान से कि हमें आप अपने एयर बेस दें, लेकिन पाकिस्तान देगा भी नहीं, दिए भी नहीं और देने चाहिए भी। और ये एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान में किसी किस्म का फौजी अड्डा नहीं है और ना ही पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होगी। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अभी जो 2-3 मेन चीज़ें जो है ना वो तो हमारे साथ चल रही हैं। एक तो जो फ़लस्तीन का जो मामला भी अभी उसका सीज़ फायर ही आप कह सकते हैं हुआ है, मामला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी नई हिकमत अमली उसको फॉलो करेंगे, बनाएंगे कि किस तरीके से किस किस मुल्क ने आवाज़ें बुलंद की और इनको आपने कहाँ कहाँ एंगेज करना है। कि अभी अगर पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ें गई हैं और तो कुछ नहीं गया, यहाँ से तकरीरें, ट्वीट, मुज़ाहरे, एहतजाज और मज़म्मती बयानात और इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कफ़ार का बहुत जो है वो सदमा कि ये आवाज़ें भी इनकी क्यों निकली। तो वो एक तो पॉलिसी उनकी ये थी कि इंडिया को कहा जाए कि वो एंगेज करे इनको अपने लोकल इशू में, लेकिन इंडिया भी इतने तपड़ नहीं। इंडिया के तो अपने हालात ख़राब हैं। अगर देखा जाए तो कोरोना की वजह से उनके ऊपर इतनी बड़ी मार पड़ी हुई है कि उनकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको खदशात हुए हुए हैं कि वो किस तरीके से इससे लड़े। फिर दूसरी तरफ वो चाइना का जो प्रेशर है उसके ऊपर, वहाँ जो पटाई हुई है, जो फौजी उनके बारे हैं, फिर यहाँ जो है 27 फरवरी को जो उन्होंने हशर करवाया यहाँ पाकिस्तान से, जो त्यारे उनके शूट डाउन किए, तो मैंने उन्होंने क्लियर जवाब दिया था
कि भाई हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम जो है पाकिस्तान के साथ को पंगा करें। और उसी वजह से नेतन्याहू ने देखा कि वो 25 ममालिक के फ्लैग लगाकर वो ट्वीट किया और इंडिया का फ्लैग नहीं था और वैसे ही दिया बाकायदा कि इतने ममालिक मेरे साथ खड़े हैं, अगर आप नहीं भी हो तो कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ता। तो दूसरी तरफ तुर्की है, तो तुर्की के लिए भी अज़रबैजान और आर्मीनिया उनको आपस में को गेम करेगा, यानी कि वो अपनी टैक्टिक्स और हिकमत अमली, और पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहना है, तैयार है भी और रहना भी चाहिए। और बिलखसूस अवाम पाकिस्तान, क्योंकि मैं तो अवाम की बात करता हूँ, तो अवाम की जो ख्वाहिश है वो ये है कि ये जो इजलास है, ये इजलास उस वक्त तक होने चाहिए प्रॉपरली जब तक ये मकबूजा कश्मीर जो है ये आज़ाद नहीं होता। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो स्पेशल स्टेटस भारत ने उसका ख़त्म किया 370 और 35 से, और उसको जम किया भारत के अंदर, तो मेरा ख्याल है इनको नींद नहीं आनी चाहिए, ये इजलास जारी रहने चाहिए उस वक्त तक जब तक हम अपनी शारक जो है वो दुश्मन के नरगे से जो है वो छुड़ा नहीं देते। लेकिन फिर भी फिर ये जो हमीयत, फिर दूसरा इंटरनल भी होता है, क्योंकि मीडिया में तो खबर ही होती है ना कि अगर इजलास ना हो फिर सियासत और अस्करी फिर दोनों लाजमो मलजूम है। और पिछले दिनों देखते थे जब वो मफरूर आज़म था, इधर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तो जब जहाँ धरना दिया हुआ था उन्होंने PTI वालों ने, तो वो तस्वीरें चढ़ाते थे जी आज रहील शरीफ के साथ नवाज शरीफ इधर फिर रहा है इधर फिर रहा है, यानी कि जब को दचके लगते हैं, को आफ्टर शॉक लगते हैं सियासत में, इधर जैसे ग्रुप बन जाता है कि जंगीरा ग्रुप को उधर से आ गया को फलाना ढिमका, तो वो फिर दो कि अपनी अपनी जो है वो भान की बोलियाँ बोलते हैं। तो भाई वो ये एक पेज नहीं रहा, अभी जो है इमरान की ज़रूरत नहीं है, तो एक बड़ा स्ट्रांग, फिर यहाँ तो एक एक बंदे को नोट करते हैं सही, तो भाई मीटिंग में फलां नहीं था, अगर वो चीफ है तो ISI वाला नहीं था, वो है तो, लेकिन कल की मीटिंग में सारे के सारे मौजूद थे। अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? पेज की जो बात करते हैं ना, तो कल जो तस्वीर बाहर आई ना, वो उसमें सारे एक ही नहीं, वो पेज के अलावा वो लाइन भी एक ही थी। वो क्या बड़े तरतीब से जो है जो फोटो खींचा कि भाई आप पेज के ऊपर जाते हो, ये तो एक ही लकीर के ऊपर भी है, तो मेरा ख्याल होना भी चाहिए, मुल्क को इस चीज की जरूरत है। तो बाकी जहाँ तक अफगान प्रोसेस की बात है, अमन प्रोसेस की, तो अभी वो भाग रहा है, वो उसकी कोशिश यही है, डिमांड भी कर रहा है कि वो चाह रहा है कि अभी मेरा ख्याल इंडिया के ऊपर को थोड़ा वर्जन और डालेंगे कि आप जो है को हमारी मदद करें। ये पहले जो 370 और 35 का जब खात्मा किया, तो इसके पीछे भी एक राज था कि हो सकता है कोई इनके एयर बेस जो है अमेरिका को वहाँ आके इंस्टॉल करे, लेकिन वहाँ तो इतनी जल्दी वो ग्राउंड नहीं बन सकता। सही, पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान ये गलती करे भी ना, करनी चाहिए भी नहीं, और ये अवाम कत्तन इस चीज़ को कबूल भी नहीं करेगी। इसकी वजह कि हमने जितनी मेहनत की है, हम उनके अमन प्रोसेस में हम बिल्कुल पूरा रोल, जैसे हुकूमत हमारी अस्करी लीडरशिप जो किरदार अदा कर रही है, इसको दुनिया भी सराहती है, हमारी भी ख्वाहिश है, लेकिन हम कतई ये नहीं कर सकते कि उनके जहाज़ यहाँ आए, और जहाँ वो चाहता है कि मैं इस खित्ते में जो है वो अपनी निगहदाश्ती जो है वो ग्रुप अपने जो है वो एसेट त्यारे वगैरह जो है वो रखूँ करीब तरीन, लेकिन वो हमें जो है ना इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो ये अच्छा इजलास है, और मैं कहता हूँ कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। उस वक्त तक ये डिमांड है भी आवाम की, डिमांड करती है कि अपनी इशारा छुड़ाएँ, बाकी काम तो दुनिया के होते रहेंगे। जब इशारा किस मुँह से बंदा बात करे कि हम क्या क्या बताएं लोगों को कि हमारे पास एटम बम है, अस्करी फौज है, भाई किस लिए है? तो शारा फंसी हुई है, तो जब तक आज़ाद नहीं होता तो नींद नहीं आनी चाहिए थी। सही, इस तरीके से हमारे पुराने लीडर सलाउद्दीन अय्यूबी जिनका नाम लेती, सही, कि जब कोई ऐसे फैसले होते थे तो कसम खाते थे, मन्नतें मांगते थे कि या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हम जो भीषण। सही, ये इजलास अपनी नोयत का चारपाइयों को पर्दिश होते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मांडा साहब, ये इजलास अपनी नोयत का एक अहम इजलास था। थोड़ा सा प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बयानात को भी देखते हैं, क्योंकि कल उन्होंने एहसास बचत अकाउंट्स का बयान जो है प्रोग्राम अकाउंट्स का इफ्तिताह किया है, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सी बातें की, बहुत से बयानात भी दिए, और इस्लामी नज़राती
इमाराती कौंसल के वफ़द से भी उन्होंने मुलाकात की, उस हवाले से भी देखेंगे। तो पहले तो मैं उनके बयान को लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि नैब ने हमारे दौर में 484 और 18 साल में 290 अरब रुपए रिकवर किए हैं, मुजरिमान की पुष्पनाई नहीं करेंगे। ये उस तकरीब में उनका खिताब भी था और उन्होंने कहा कि मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा माशी मसाइल हैं, लेकिन अब जो हैं हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 484 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है, ये गई कहाँ? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है जी कि अगर 18 साल में 290 अरब रिकवर किए हैं, तो कल प्राइम मिनिस्टर ने जो इस तरफ इशारा किया कि अगर अदारों को काम करने दिया जाए, तो अगर ये 3 साल में 380 कितने बताया आपने, 484 अरब अगर 3 साल में ये कर सकते थे, तो ये पहले भी तो अपनी कारकर्दगी बेहतर कर सकते। सही। लेकिन चूंकि पहले वो खाने वाले खुद थे, माल लूटने वाले लुटेरे खुद थे, फिर हुक्मरान भी खुद थे, मतलब कि दूध की रखवाली के ऊपर बिल्ले बैठाए हुए थे। नहीं, दूध की रखवाली पे बिल्ले तो मौजूद होते हैं, लेकिन मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि रकम तो आ जाती है सामने, जाती कहाँ है? बात देखो ना, बात यह कि पैसा कहाँ जाता है? पैसा वही उन्हें इन वानों में रह जाता है कि वानों में देखो ना, अभी बड़े बड़े की मरात आप देख लें, 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपया तनख्वाह है, 10-10 गाड़ियाँ हैं, TADA है, हाउसेज चल रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। गरीब आदमी की, अभी मजदूर की क्या उन्होंने तनख्वाह लीगली 17,000 की हुई थी, वो भी मिलती नहीं है जी, जो कि अभी 20,000 कर रहे हैं और नहीं मिल रही। इधर मैंने एक दिन बड़ी बेहतर मिसाल दी थी पूरी दुनिया को, हुक्मरानों को और बिलखसूस पाकिस्तानी हुक्मरानों को, कि बंदा एक भैंस खरीदता ना, बड़ा अच्छा दूध देती है, वो 484 अरब भी निकालती है, कर्जे भी लेके आती है, पता नहीं कौन सी माइन भी इनकी खल जाती है, फिर आके इशारिये भी बताते हैं, तो भैंस लेके आता है ताज़ी सुई हुई और बहुत अच्छा दूध देती है, 3-4 लाख रुपया दे के आता है, घर आता है, तो वो सुबह बैठता दूध नहीं देती, परेशान हो जाता है कि मैंने तो इतना पैसा खर्चा किया और ये तो बड़ा दूध देती थी, उधर क्या हो गया? फिर जनाब शाम को बैठता है, फिर दूध नहीं देती, फिर खाल वंडा उसकी खिदमत और करता है, अगले दिन बैठता है, फिर दूध नहीं देती, फिर डॉक्टरों तबीबों को बुलाता है, हकीम बुलाता है, वो को आके अपने नुस्खे बताते हैं, नुस्खा जात देते हैं, फिर दूध नहीं देती, वो परेशान हो जाता है। एक दिन तंग आके कहता है इसको फरोख्त करता हूँ। सही। को रास्ते में बंदा मिला, वे क्या हुआ है? ने बोला यार ये इतना दूध देती थी, मैंने तो इतने पैसे दिए हैं। उसने बोला ये कट्टा किधर होता है? उसने बोला कट्टा उधर ही था, ये बांधते इसको नहीं खुला ही है। उसने बोला ये खुला तो फिर दूध तो ये पी जाता है। ओ भाई पहले इन कट्टों को बांधो। सही, इन कट्टों को बांधने की जरूरत है। मांडला साहब यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे और इन कट्टों के ऊपर भी बात करेंगे बकौल आपके, और मुल्क की बदलती सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे चौधरी निसार के हवाले से। तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले बात हो रही थी वज़ीर आज़म साहब के जो इजलास हुए हैं, जो उनकी मुलाकातें हुई हैं और जो इफ्तिताह किए गए हैं उनके हवाले से, और साथ ही साथ मांडला साहब ने उनके बयानात के ऊपर एक मिसाल भी दी और उसमें उन्होंने भैंसों और कट्टों का जिक्र किया। तो मैं उनसे बात जानना चाहूँगा कि कल वज़ीर आज़म साहब ने, मांडला साहब, कहा कि गरीबों का समंदर है और अशराफिया का जजीरा है, यानी कि पाकिस्तान। और साथ ही साथ जब से उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने भी भैंसों, कट्टों, मुर्गियों की सारी बातें की थी और अभी वो अशराफिया के जजीरे के ऊपर काबू भी नहीं पा सके। तो कहां है वो मैशियत को बढ़ाने की बातें और दावे और सारे प्लान्स, और भैंसे कट्टे जो हैं वो किसी तौर पे फायदा नहीं दे पाए अभी तक? देखिए, बड़े अफसोस की बात है एहसन भाई कि इस मुल्क में जब तकरीर करते हैं तो तकरीर में तो हमेशा अक्सर वो सच बोल जाता है कि गरीबों का समुंदर है और अशराफिया का छोटा सा जजीरा, और वो जजीरा जो है ना वो तमाम जो वसाइल हैं उनको खा रहा है, चूस रहा है, और गरीब जो है वो बिलक रहा है। ना उसके पास दवाई है, ना उसके पास एजुकेशन है, ना उसको इंसाफ मिलता है। अगर कोई छोटे मोटे जुर्म में जो है ना वो थाने जाता है तो उसकी छतरोल देखें, और ये बड़े बड़े मगरमच्छ, इनकी शक्लें देखें, इनके स्कैंडल देखें और इनकी मुराद देखें, फिर इनके ओहदे देखें, तो वो भी उनके साथ ही है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सारे हैं ना। कोई यानी कि जो निज़ाम है आपका,
ये निज़ाम की खराबी है, ये शक्लों की खराबी नहीं है। सही। कि ये दो नहीं एक पाकिस्तान का जो नारा था वो नाकाम हो गया ना। सही। कि आपने देखा कि कौमी मुजरम कैदी नवाज शरीफ, उसको ये जेलें जो है ना वो अपने अंदर बंद नहीं रख सकता। कोई दुनिया में कोई मिसाल मिलती है कि ये पूरे अदारे, ये किसने गद्दारी की इस वतन के साथ जिसने भी बुझवाया, वो हुकूमत हो या जिन अदारों ने झूठ बोल के उसको जली बीमार डिक्लेयर करके बाहर बुझवाया। आसफ जरदारी कहाँ है? क्यों ये काउंट ट्रांजैक्शनें, टीटीएं, ये पापड़ वाला, फलूदे बारा, ओमनी ग्रुप, ये कोई जेल था जी? और साथ से उनके सारे बार सारे पैर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर आसम, शर्जील मेमन, एक एक नाम। और यहां उनको देखिए ख्वाजा बरादरान, फिर इनके आप देखें ये चीनी चोर, ये गंदम चोर, अभी ये रिंग रोड मास्टर आ गया, रिंग मास्टर, ये कोई एक है। फिर मेडिसिन स्कैंडल, यही वो कट्टे हैं जिनका मैं जिक्र करता हूं। सही। कि इन कट्टू लेकिन 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 जो चीनी चोर हैं उनका ताल्लुक पिछली हुकूमतों के साथ तो नहीं है, उनका ताल्लुक तो इसी हुकूमत के साथ है ना। भाई देखो ना, बात यह हुकूमत यही है, आगे कुछ नहीं होता। जहां जेलों में जिन्होंने बंद करना है वहां क्या हमारा आलम है। इंटरनेशनली 128 मुल्कों में से 120वें मुल्क के ऊपर हमारा इंसाफ का नंबर, और मरात में पहले मेरा को 8-10 मुल्कों में गरीब तरीन मुल्क। और अभी जो हम सुन रहे हैं मीडिया के ऊपर सारे आ रहा है कि पता नहीं 205 दिन पता नहीं ये जाकर कोई बहुत छुट्टियां मना जाते कि भाई 3 महीने की छुट्टी, हफ्ता इतवार की छुट्टी, तो फैसले और तनहाएं देखे, मरात देखे, और सारे चोर बार। पहले मैं कई दफा नहीं कहता कि ये दारे आजाद हैं सारे, नैब आजाद, अदली आजाद, फिर इसीलिए तो चोर भी आजाद है, डाकू भी आजाद है, मनी लॉन्डर भी आजाद है। और कैद कौन है? पाकिस्तान कैद में। कि जिस तरीके से जो फिगर हमारा अप हो रहा है, अभी जैसे आपने पढ़ा इंट्रो में कि 116 अरब डॉलर जो है उसका हम एक्सटर्नल जो है वो मकरूज हो चुके हैं। तो जब ये हुकूमत आई थी तो 95 अरब था, ये ऊपर जो बढ़ा है अभी 21 अरब डॉलर। ये इमरान खान इसका भी बताए ना, ये कहाँ गया? नहीं, ये तो इनकी हुकूमत में बढ़ा है ना। ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी माजी में कर्जे लिए गए थे, माजी के कर्जे इनके लिए वे कर्जों से देखो ये कम हैं, इन्होंने ज्यादा कर्जे लिए हैं। वो तो लेने ही लेने हैं। उसकी वजह कि 8 अरब यौमिया आप ब्याज दे रहे हो, और ये ब्याज किन लोगों की वजह से था? जिनको बार बार मैं कहता हूं कि डी चौक में ला के लटकाया जाए जब तक ये माल वापस नहीं लाते। लेकिन आपका कानून, आपका निजाम बेवस है। उनको सैल्यूट करेगा, उनको प्रोटोकॉल देगा, उनको मराद देगा, उनको वजारतों तक देगा, पुलिस से बड़े बड़े एसपी दरवाजे खोलेंगे। ये मुल्क कैसे चलेगा? जो हुकूमत आएगी वो आकर जनाब कर्जे लेती जाएगी और इन चोरों को खिलाती जाएगी। डिक्लेयर्ड चोर, सर्टिफाइड चोर। और हम जनाब उनको कभी साहब, में कई दफा कहता हूं कि इनको साहब कहते शर्म आती, कि इनको इसका नाम लो, शहबाज टीटी वाला, शहबाज ओमनी ग्रुप, फलाना, इनके करतूतों के हिसाब से इनके नाम लिए थे। ये क्या बात हुई कि जनाब जी वो चोर साहब जलूट मारी दुनिया। और फिर निजाम इतना आपका बसीदार, बदबूदार कि बार बार उनको लाते हैं सामने कि यही रह गए चेहरे मुल्क को लूटने के लिए। इमरान की कोशिश तो थी, लेकिन निजाम ने साथ नहीं दिया। उनकी कोशिश थी, निजाम ने साथ नहीं दिया। लेकिन वहां पे कहां पे लैक्स नजर आ रहे हैं आपको? अगर जिमनी इंतखाब की बात की जाए तो जीते तो वही लोग हैं जिनको आप चोर कह रहे हैं, जिनको आप डाकू कह रहे हैं। ये गुलामों की जो है ना सबसे बड़ी पहचान यही होती है। अच्छा, कि जहां जहालत होती है, गुर्बत होती है, वहां डंडे का राज होता है, वहां चोरों का राज होता है, वहां डाकू का राज होता है। तो यहां आप देख नहीं रहे, सही, सारे डाकू जीतेंगे, सही, सारे चोर जीतेंगे। उनको पता है कि जब पुलिस उनको सलूट लगाएगी, प्रोटोकॉल देखते, गरीब आदमी जो 100 रुपया दिहाड़ी कमाता है वो क्या वोट नहीं देगा?
वो कहेंगे तुम ना दे के देखना, हम वो हाल करेंगे जो हमने साने मॉडल टाउन में किया था। सही। 14 बंदू को दिन दिहाड़े कत्ल सही। कराया वजीर था। आजम साहब ने 100 बंदे को वजीर आजम साहब ने अशराफिया के जजीरे की बात की है, तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि वो अशराफिया जो है वो पीटीआई के अशराफिया है, पीटीआई अशराफिया जो है वो दोनों हाथों से मुल्क को लूट रही है। तो उनके बयान को किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़े मुआशी मुजरिम जो हैं वो वजीर आजम साहब हैं, क्योंकि इनकी वजह से मैशियत जो है वो डामाडोल हो चुकी है मुल्क की। बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई उसका अब्बा जी वो सारे जाली अकाउंट ले, वो सिरे मल ले आए, वो आसम फिर शर्जील पता नहीं क्या क्या उधर सिंध से जो जजीरे निकल रहे हैं ना, वो उनका तो वो बताए ना कि वो कहेंगे भाई घूमते आपने की 3 साल में क्या लूट दिया आपने। अभी जो सिंध की हालत है, जो थर की हालत है, वो सबके सामने। कराची कचरे का जो है वो ढेर बना दिया है। कितने सालों से हुकूमत है? 13 साल तो लगातार ये हुकूमत कर रहे हैं। सुबाई 5 साल आपके पास वफाक रहा है और आपको यही तरह ना मिलता है। मुझे बताएं कि ये इनके ये है ना जिसके टिकट एक ही अकाउंट से जाते थे, और यान अली का भी पैसा उधर से जाता था और ये बिलावल के भी जाते थे। फिर कह रहे मेरे तो मनी लॉन्ड्रिंग की भी रसीदें लेके आ जाते, तो रसीदें मत पूछो इनसे भाई। असाब देना आप लोगों ने मुल्क पूरा नोच के आप लोगों ने खाया। ये पता नहीं कहां से कहां क्या क्या शुगर मिले, कौन से ओमनी ग्रुप। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को ये बात करते हुए। भाई अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप छोड़ दो सिंध हुकूमत। वो कह रही थी ना नून लीग पर छोड़ो, 2 इस्तीफे, तो वहां तो फिर कांपते हो कि ये अगर इस्तीफा दे दिया तो ये सिंध को कैसे लूटेंगे। नहीं, इस्तीफे तो उन्होंने खुद भी नहीं दिए जो कह रहे थे। नहीं तो केले इस्तीफे देने से इस्तीफा ये देंगे, ये सिर्फ इस्तीफे लहराएंगे। ये देने वाले थोड़े हैं। वो एक नून वाले का आ गया था गलती से, तो वो कहा नहीं मेरा तो गलती से चला गया, मैंने थोड़े दिया। इस्तीफे कहाँ देंगे ये? इस्तीफे दे जब ये शबाज है, ये टीटी वाला, तो शबाज को भी इधर जो घर मिला हुआ है सरकारी, तो 2-4 सरकारी गाड़ियां, तो जब इस्तीफा देगा तो कौन जानेगा इसको, कहाँ जाएंगे? यानी आपको लगता है कि कभी इस्तीफे नहीं देंगे? आखिर दम तक ये नहीं निकलेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। इस्तीफा पॉलिसी की बात चल निकली है, तो पीटीएम के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इशाइया दिया गया है। इशाइये में बड़ी पार्टियां शरीक हुई और बड़े सियासी रहनुमा भी, कदावर शख्सियात वहां पर मौजूद थी। तो साथ ही साथ बात की गई पीपी और एएनपी के वापसी के इत्तेहाद की भी। तो पीटीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कल के इशाइये को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि पीपी और एएनपी जो है वो वापस पीडीएम के इत्तेहाद में शामिल होगी? देखो बात है, इत्तेहाद इनका पहले दिन से इत्तेहाद है। अच्छा। क्योंकि मुल्क को उन्होंने इकट्ठे मिलकर लूटा है। एक जब तक मैंने पाया ये वजीर आजम रहेगा ना, ये इमरान, ये कहीं जुदा नहीं होंगे। अच्छा। इकट्ठे रहेंगे उसके खौफ से, इकट्ठे आना। वो हो तो कुछ नहीं रहा उससे, क्योंकि दारे नीचे जो है सारे सेलिटेटर है उसके, ये अपोजिशन के। पूरा निजाम जो रात को भी जमानतें देता है, छुट्टी वाले दिन भी जमानतें देता है, और जहां जाते हैं जहां एसी भी मिलते हैं, प्रोटोकॉल भी मिलते हैं, को मरियम बंद होती है तो उसको मोबाइल भी अंदर में हर चीज मिलती है, खाने घर से आते हैं, डॉक्टर अपने हैं। वो तो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत भी छुट्टी वाले दिन केस ले आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ जो मुल्क से जा रहे थे तो उसके ऊपर भी एकदम से दिया गया। कोई एक मिसाल तो देना, उनको मिला क्या है? वो चोरों को तो बंद करना, चोर बाहर है, सारे ही बाहर है, कौन रह गया? कोई एक बताओ ना। तो बड़े मगरमच्छ कहां है भाई? जब तक ये कट्टे काबू नहीं होंगे तो ये मुल्क का इसी तरह दवाली। तो इन्हें काबू कौन करेगा? काबू कौन करेगा? ये बात है, जिन्होंने काबू करना उनके पास अपनी मनी ट्रेल नहीं है। अच्छा। वो सारे देखो, ये निजाम ऐसा है ना। ये इमरान 22 साल स्ट्रगल की है, तो इमरान को नहीं पता कि लोगों ने अरबों करोड़ों इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। तो ये क्या कोई मामबरी की दरगाह थी कि लोग इसको जहाज भी दे रहे हैं, गाड़ियां भी दे रहे हैं, 50-50, 5-5, 7-7 करोड़ एक जलसे के ऊपर खर्चे भी कर रहे हैं, और अपने सारे ऐसा पता नहीं क्या क्या करते थे। सही। तो वो किस लिए करते लेकिन थे? अगर उन्होंने 22 साल स्ट्रगल किया, लेकिन उनके साथ तो जो टीम आई है, इसीलिए नहीं की जो 22 साल की स्ट्रगल है इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो उनके साथ टीम आई है वो टीम, वो जो उनके साथ टीम आई है वो टीम तो फिर बुजदार साहब जैसी वसीम अकरम प्लस वाली टीम है, और दीगर जो टीमें हैं वो साबका गवर्नमेंट्स में भी मौजूद रही हैं। बात ये है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, क्या वो भी ये सबसे प्रॉफिटेबल जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो सियासत। अच्छा। क्योंकि सियासत पैसा बनाती है, कमाती है, लगाती है, यही था। फिर यही तो फिर वो नारा देते, क्या देते थे ये नून वाले
कि भाई खाते हैं तो लगाते भी हैं, अच्छा। कि भाई खाओ और लगाओ। वो शहबाज क्या कहता था, वो उनका वो हमजा क्या शहबाज शरीफ का बेटा, हाँ बच्चों वो स्कूल में क्या करप्शन होती है, वो तो इसको जो है ना वो लीगल और जायज़ करार देते हैं। उनको पता है कि हमने अरबों करोड़ों लगाना है, फिर खरबों बनाना है। इसमें दूसरा ये तो दारू की जिम्मेदारी। मैं सियासतदानों को बुरा नहीं कहता हूँ, सही। मैं उन अदारों को कहता हूँ पुलिस चोर को पकड़ने के लिए होती है, तो वो चोर को जब फैसिलिटेट करेगी तो ये पुलिस वाले को पूछना, सही। इदारों की मजबूती, नैब को पूछना चाहिए, इदारों की मजबूती भी बहुत ज़रूरी है। और चौधरी निसार के हवाले से बात करेंगे। चौधरी निसार साहब जो हैं बड़े अरसे के बाद हमें नज़र आए सियासत के अंदर, और तकरीबन 3 साल के बाद वो नमूदार हुए और बड़ा ही तहलका मचा उनके मंजर आम पे आने से। और उन्होंने कहा जी कि पहले उन्होंने कहा हल्फ नहीं लूँगा, फिर उन्होंने कहा हल्फ लेने जा रहा हूँ, और फिर अब जब वो हल्फ लेने गए तो हल्फ ले नहीं पाए। इसकी क्या वजूहात हैं? और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि ये जो हुकूमती ऑर्डिनेंस हैं ये बड़ी जल्दी के ऑर्डिनेंस हैं। देखो बात ही है कि ये कायदे कानून तो पाकिस्तान में होता ही नहीं। कोई यहाँ टिकटें, वो मुझे याद है वो ये नवाज शरीफ जिधर से नहर हुआ था 120 से, तो उधर इलेक्शन था, तो मेरा वो कुलसूम जो फौत होगी, कुलसूम नवाज, तो उसको टिकट दे दिया। तो मैं उस टीवी पे प्रोग्राम में था, तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान में कोई तंदुरुस्त बंदा ही नहीं मिलता, जो बीमार होता है उसको टिकट दे दो। वो ऐसा टिकट दिया, वो बाहर ही फौत होगी, ना उसने हलफ लिया और काफिर खा लिया। भाई जब तुमने हलफ ही नहीं उठाना था ये निसार ने, तो तुम इलेक्शन क्यों लड़े? क्यों आपने गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया किया? अवाम को क्यों आपने ख्वार की कि 3 साल आपने ओथरी लिया जाकर? और अभी किए हैं, अभी कानून कायदे तो सारे हम सुनते रहते हैं मीडिया से कि भाई पता नहीं 3 महीने को 4 महीने बंदा रहता है अगर बाहर असेंबली से, तो उसको डिसीट कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ करता कोई नहीं। क्योंकि अभी तो ऑर्डिनेंस अभी लाया गया। अभी देखो ना, ये वो एक चोर है, वो साग डॉलर है, वो बाहर फिर रहा है इश्तिहारी, तो वो सेनेटर। और अभी जो इलेक्शन वो सेनेट का हुआ है, तो वो खुद सारी दुनिया में खबरें बनी जी, देखो जी वो तो वोट डालने नहीं आया। तो भाई बनाया क्यों था आपने कि जब मत चोरों को बनाओ? जब चोरों को बनाओगे तो वो तो फिर मफरूरी काटेंगे ना, फिर सेनेट पे तो नहीं आएंगे। सेनेट पे तो तब आते हैं जब जनाब आगे ग्राउंड तैयार हो, रेड कारपेट बिछा हो। इसहाक डार की आपने बात कर रहे हैं, मैं चौधरी निसार के हवाले से जानना चाहूंगा कि चौधरी निसार की वापसी को कोई तहलका खेज देख रहे हैं, कोई चेंजिंग देख रहे हैं? क्योंकि ये भी चहमगोइयां की जा रही हैं कि इनका बड़ा किरदार होगा बुज़दार साहब की हुकूमत गिराने में। देखो बात यह है कि इसका कोई यहाँ पे 1 सीट हो या ढेरों सीटें हो, बंदा भारी होता है, इसका किरदार 0 है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सही। उसने खुद कहा हुआ है कि ये मरियम की से मैं तो नहीं खड़ा हो सकता। सही। ये बच्ची है हमारी, मैं बच्ची लीडर तो नहीं हो सकती। जब लीडर नहीं मानना तो वहाँ भी इनको जो है ना वो एक्सेस नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ के साथ इसके ताल्लुकात है, लेकिन शहबाज जो है ना वो खुद वोट बैंक तो सारा उसका नवाज का। सही। तो शहबाज शरीफ क्या कर सकता है? तो पीटीआई के साथ पहले बातचीत तो उनकी रही, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को मशवरे भी उन्होंने बहुत सारे मशवरे। हाँ, ये असल बात ये कि कल वो सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप ये जो हालात हैं तो इसमें क्या चाहते हैं, उन्होंने मुफाहमत, वही जैसे वो फैक्ट्री में काम किया हुआ है ना, इतने सही मुफाहमत की बात हो रही है। वज़ीर आज़म साहब को मशवरे दिए हैं। मांडला साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, जो भी हो, सियासी हालात हों और मुआशी हालात हों, जिस किस्म के भी हालात हों, हमारी दुआ और कोशिश यही है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।